हेलो एवरीवन, आई एम दीपक शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। सो बेटा, एक्सपर्ट स्पीक्स में आज हम देखेंगे कि जो तुम्हारा टर्म 2 एग्जामिनेशन होने जा रहा है सीबीएसई क्लास 12 का, उसमें मैथ्स को किस टाइप से प्रिपेयर करें। जो मैथ्स का पेपर है उसको किस टाइप से प्रिपेयर करें जिससे हम फुल मार्क्स जो है वो टर्म 2 में ला सकें। तो तुम टर्म 2 की जो तैयारियां हैं वो तुम जोरों शोरों से स्टार्ट कर भी चुके होंगे, क्योंकि टर्म 1 का जो एग्जाम है वो तो खत्म हो चुके हैं, है ना। सो टर्म 1 में यदि अपन मैथ्स की पेपर की बात करें तो जैसा कि सीबीएसई पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करवा रहा था, तो उसका जो पेपर का जो सेट करने का जो तरीका था उसमें थोड़ा डिसमैनेजमेंट उन्होंने दिखाया है, क्योंकि पेपर के में क्वेश्चन इजी थे बट उन्होंने कैलकुलेशन इतनी डाल रखी थी कि कई बच्चों का ये रेस्पॉन्स है कि सर हमें क्वेश्चंस आ रहे थे बट क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेशन होने की वजह से उनके जो क्वेश्चंस हैं वो छूट गए हैं। तो टर्म 2 में अब तुम्हें जरूरत है कि तुम मैक्सिमम तुम्हारा आउटपुट है वो दे पाओ और अपनी जो तैयारियां हैं उनको इस टाइप से करो कि तुम टर्म 1 में मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो तुम अटेंड कर सको। सो बेटा, हम मैथमेटिक्स की यदि बात करें तो मैथमेटिक्स में तुम्हारे पास 3 यूनिट जो हैं वो तुम्हारे टर्म 2 की सिलेबस में है। एक तो है कैलकुलस। कैलकुलस में भी बोले तो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस है वो तो टर्म 1 में था। तो इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ये 3 यूनिट जो है, हाँ केवल 3 यूनिट जो है वो केवल जो है तुम्हारे सिलेबस में है। इनमें भी कुछ एक जो पोर्शन है वो उन्होंने हटाए हैं, है ना। कुछ एक जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ एक टॉपिक जो हैं वो हटाए हैं। वो तुमने जो एक सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था वो उसमें देख सकते हो कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हटाए हैं, तो उसी के हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। तो जब हम बेटा कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में तुम्हारे पास 3 चैप्टर आते हैं, है ना। कैलकुलस में तुम्हारे पास 3 चैप्टर आते हैं। पहला है इंटीग्रल, जो तुम्हारा एनसीईआरटी जो सेकंड जो पार्ट है उसमें जो चैप्टर 7th है ना, मैं एनसीईआरटी के चैप्टर से ही लिख रहा हूँ। जैसे 7th जो चैप्टर वो इंटीग्रल है, 8th जो चैप्टर है वो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। इसमें एरिया जो है ना, एरिया कैसे निकाला जाता है वो थोड़ा इसमें है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और जो तीसरा जो चैप्टर है वो है तुम्हारे पास बेटा, जो 9th जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये 3 जो चैप्टर हैं वो तुम्हारे इस यूनिट में है, कैलकुलस की यूनिट में। और इनका वेटेज यदि देखें तो वो 18 मार्क्स का है ना। 18 मार्क्स का देखें तो पर चैप्टर 6 मार्क्स, बट ऐसा होता नहीं है। सीबीएसई जो है वो इंटीग्रल्स जो चैप्टर 7 है उससे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है ना। सो ये मान लो कि 8-9 नंबर का इंटीग्रल आएगा, बाकी दोनों इनमें से डिवाइड हो जाएंगे। तो बेटा इंटीग्रल में क्या होता है कि इंटीग्रेशन वैसे तो काफ़ी टफ होता है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे मान लो जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उनमें तो इंटीग्रेशन काफ़ी टफ आता है। बट सीबीएसई में जो बच्चे केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के पेपर की, तो बोर्ड में बेटा होता क्या है कि इंटीग्रेशन में या तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्पलर जो बुक है उसमें से पूछे जाते हैं। बाहर से बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी लगा लो और एग्जाम्पलर लगा लो। पीछे की कुछ सालों से देखें तो उनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछा है सीबीएसई ने। बस उसमें ये होता है कि जहां एनसीईआरटी में 2 होता है वहां पे वो 3 लिख देता है, कभी 4 लिख देता है, तो इसी टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है। तो 7th चैप्टर इंटीग्रल के लिए तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो और एग्जाम्पलर लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है। 8th चैप्टर की यदि हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बेटा यदि तुम्हें 7th चैप्टर अच्छे से आ गया, है ना, इंटीग्रेशन करना आ गया, तो 8th चैप्टर में तुम्हें बस कर्व की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एरिया निकालना आएगा। और इसमें भी एक जो मेन जो टॉपिक होता है एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व्स, वो तो उन्होंने हटा ही दिया वैसे भी। तो एक कर्व का एरिया आएगा, कोई एक्स एक्सिस के साथ पूछ लेगा या वाई एक्सिस के साथ पूछ लेगा। तो इसमें थोड़ा सा कर्व का नॉलेज होना चाहिए कि कर्व किस टाइप से बनते हैं। स्टैंडर्ड कर्व हैं वही इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड कर्व भी नहीं आते बोर्ड में। तो स्टैंडर्ड कर्व जो है उनका नॉलेज तुम्हें होना चाहिए और थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। फिर 8th जो चैप्टर है वो तुम्हारा खत्म हो जाता है, आराम से 8th चैप्टर के क्वेश्चन तुम कर पाओगे। 9th जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें बेटा थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उनके बारे में तुम्हें पता होने चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी इसमें जरूरत पड़ती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की तुम प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चनों की कुछ एक, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल किस टाइप से होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से तुम कर लेते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ज़्यादा जोर नहीं आता है। इसमें यदि बेटा सबसे ज़्यादा तुम्हें जोर लगाना पड़ता है तो इंटीग्रेशन चैप्टर 7 में ही लगाना पड़ेगा ना। बाकी दोनों जो चैप्टर हैं वो इसी की हेल्प से हो जाते हैं ना। थोड़ा बहुत उनके मेथड जो हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। बाकी चैप्टर 7 आता है तो इन दोनों चैप्टर में ज़्यादा जोर बच्चों को नहीं आता है ना। तो इस वाली में बस तुम ये करना, पहले जो चैप्टर 7 है उसमें तो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, इनके जो मेथड्स हैं वो यदि तुम ध्यान रखोगे तो कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में तुम 80 नंबर हैं वो तुम अटेंड कर सकते हो।
ठीक है। दूसरी जो यूनिट है बेटा वो है तुम्हारी वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर और 3D ये दो अलग अलग चैप्टर हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में ना। वेक्टर और 3D ये मिला के एक यूनिट बनाई है जिसका वेटेज है 14 मार्क्स का, ठीक है। तो वेक्टर्स तो बेटा बच्चों का क्या होता है, फिजिक्स में बेसिक जो है पढ़ाई हुआ होता है और बोर्ड में भी इतना ज्यादा वो नहीं है। एनसीईआरटी में जो तुम फिजिक्स में जो वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ते हो बेसिक का, उसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, तो बच्चों को वेक्टर और 3D तो बिल्कुल आसान लगता है ना। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री है वो तो बिल्कुल आसान लगता है और ये सबसे ज्यादा बच्चों के स्कोरिंग टॉपिक होते हैं ना। ये तो दोनों जो चैप्टर हैं वो सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं, जो बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्कोर इसी में करते हैं। तो इसमें तो वैसे ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर्स और 3D, क्योंकि बेसिक्स तो बच्चों का पहले से क्लियर होता है इसमें, ठीक है। अब थर्ड जो यूनिट है, जो तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसकी है ना। ये एक पूरा चैप्टर तुम्हारी यूनिट लेके बैठा है। प्रोबेबिलिटी में बेटा बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि कई बच्चों को पहले का, जैसे 11th क्लास का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की इसमें जरूरत पड़ती है और थोड़ी बहुत इसमें काउंटिंग के भी मेथड पता होने चाहिए। यदि ये बच्चों को नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी उनको थोड़ी सी टफ लगती है। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा तुम बेसिक्स जो है वो कर लेना, जिससे तुम्हें प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा जोर ना आए। और इसमें थोड़ा सा जो है प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और थोड़े से आरडी शर्मा जो है वो भी थोड़ी करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रोबेबिलिटी में उतना ही फायदा है, उतने ही टाइप के तुम क्वेश्चन करोगे। और प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी से बाहर भी वो सीबीएसई वाला जाता है ना। जो प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ी सी टफ पड़ती है बच्चों को ना, तो ये थोड़ा सा बेसिक प्लस थोड़ा सा तुम्हें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से बाहर जाने की जरूरत है, बाकी तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो इस वाली यूनिट में भी। तो ऐसे मिला के बेटा तीनों जो यूनिट है वो 40 मार्क्स की हो जाती है। तो 40 मार्क्स का अपन ने देख लिया कि तुम किस टाइप से करोगे, तीनों यूनिट को किस टाइप से पढ़ना है ना। फिर तुम्हारा जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 नंबर का है। तो ऐसे मिला के जो मैथ्स का जो पेपर आएगा है ना, अभी तक जैसे सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था कि जो पेपर है वो तुम्हारे मार्च अप्रैल में होंगे, है ना। मार्च अप्रैल तो अपन मान सकते हैं कि मार्च के एंड वीक में जो तुम्हारे पेपर हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। मार्च के एंड वीक में पेपर जो हम स्टार्ट हो सकते हैं। तो अपना जो सिलेबस है वो यदि मार्च तक या मार्च मिड तक यदि कंप्लीट कर सको तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का तुम मैथ्स का मतलब इस टाइप से यदि प्रिपेयर करोगे जैसा कि मैंने बताया है, तो तुम मैक्सिमम आउटपुट इसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि तुम कंपटीशन से मतलब इसका टर्म 2 के लिए तुम क्या फ़ायदा उठा सकते हो। तो देखो कंपटीशन जो है वो 3 जैन को, है ना, 3 जैन को एक बैच लॉन्च करने जा रहा है विजेता 2 नाम से, जो कि स्पेशल किसके लिए है, सीबीएसई क्लास 12th के लिए, टर्म 2 एग्जाम के लिए, है ना। इसमें केवल PCMB और इंग्लिश, है ना, यही जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। जिनको बच्चों को मैथ्स है वो मैथ्स लेंगे, जो बायोलॉजी है वो उनको बायोलॉजी पढ़ाए जाएंगे, जो दोनों हैं वो उनको दोनों का एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। इसके जो फीचर्स हैं वो बेटा हम रिकॉर्डेड, इसमें क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे तुम्हें डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस इतना भी नहीं है कि तुम्हें 6-7 घंटे के वीडियो लेक्चर दे दिए, जिनसे क्या है कि बच्चा कुछ अलग प्रिपरेशन कर रहा हो, जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मान लो कोचिंग में ही वो 5-6 घंटे 6-7 घंटे कोचिंग में लगाता है, 6-7 घंटे यदि उनको बोर्ड यदि देखना पड़ जाए तब तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो हम उन सब बच्चों के लिए भी हम क्या कर रहे हैं कि उनको एक दिन 3 घंटे क्लास आएगी, एक दिन 3.5 घंटे क्लास आएगी, है ना। क्लासेस केवल इसी हिसाब से चलेंगी, 3 घंटे 3.5 घंटे। ऐसे नहीं होगा कि हम 6-7 घंटे तुम्हारी क्लास लगा रहे हैं कि तुम जेई और नीट की जो प्रिपरेशन है वो तुम्हारी रुक जाए, है ना। तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि हम बोर्ड तो लास्ट में कर लेंगे, हम अभी जेई का पढ़ते हैं, तो बोर्ड का क्या है बर्डन लास्ट में बढ़ जाता है और वो बोर्ड में अच्छा प्रिपेयर नहीं करते हैं, है ना। और बोर्ड में तो अच्छा प्रिपेयर करना भी तो जरूरी है ना। तो इसके लिए हम उन बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं जो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम पर डे या तो 3 घंटे या 3.5 घंटे, है ना, इतना ही क्लास हम रखेंगे, जिनसे वो अपनी जेई की प्रिपरेशन है वो भी कंटिन्यू रखें और बोर्ड की प्रिपरेशन है वो भी तुम कर सकते हो। बेटा इसमें चैप्टर वाइज सीट्स भी हैं, वो भी तुम्हें दी जाएंगी, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि तुम वो सीट्स लगाते हो, जैसे कंपटीशन के टर्म 1 एग्जाम में हुआ था कि बच्चों ने सीट्स यदि लगा ली तो उनसे बार क्वेश्चन ही नहीं आया, क्योंकि सीबीएसई ऐसे तो है नहीं कि भाई जेई की तरह है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ऐसा तो है नहीं। सीबीएसई कुछ फिक्स क्राइटेरिया होते हैं, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो हमारे एक्सपर्ट को पहले से पता होता है। तुमने सीट्स लगा दी तो तुम्हें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, चाहे एनसीईआरटी भी मत लगाओ या एग्जाम्पलर भी मत लगाओ, इतने क्वेश्चन हम सीट में प्रोवाइड करते हैं कि तुम सीट्स लगा लेते हो तो तुम्हें मतलब पेपर में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे,
है ना। इसमें बेटा कुछ एक्स्ट्रा जैसे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है वो भी तुम्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे कंपटीशन की तरफ से, कि जिन बच्चों को एनसीईआरटी सोल्व करनी है उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चा इधर उधर नहीं भटके, एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और बेटा ये केवल पीसीएम में होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में ये सब नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश का पहले से ही मतलब एनसीईआरटी तो कवर क्लास में करवाई ही जाती है ना। इसमें कई बच्चों के प्रैक्टिकल्स के लिए है ना, प्रैक्टिकल्स जो है ये कई बच्चों को डाउट होते हैं कि प्रैक्टिकल में कई बच्चों को अच्छे नंबर नहीं मिलते क्योंकि प्रैक्टिकल की उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, तो हम प्रैक्टिकल्स के लिए उनको स्पेशल एनिमेटेड वीडियो जो है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी हेल्प से बच्चा अपने प्रैक्टिकल्स भी है वो भी साथ साथ कर सके। अब बेटा बात यह है कि मान लो तुमने लेक्चर देख लिए, तुम लेक्चर देख चुके हो, अब तुम्हें यह देखना कि अपने को कितना आया है ना, कितना अपने को समझ में आया, हम कितना कर सकते हैं। उसके लिए बेटा तुम्हें वीकली तुम्हारे टेस्ट भी लिए जाएंगे है ना, वीकली तुम्हारे टेस्ट। और ये जो टेस्ट होंगे वो अभी सब्जेक्टिव टाइप से होंगे जैसा सीबीएसई ने बोला है। यदि मान लो बाद में कंडीशन जो है वो मान लो ऐसी होगी, कोविड सिचुएशन आ गई, सीबीएसई ने मान लो बोल दिया कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये जो टेस्ट हैं वो हम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे है ना। वो तो आगे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, यदि सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो ऑब्जेक्टिव होंगे। अब बेटा बात यह है कि लेक्चर रिकॉर्डेड है तो कई बच्चों को डाउट भी आएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप पे जो बच्चा जिसके जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। अब मान लो टेलीग्राम ग्रुप पे भी बच्चे को उसने अपना मैसेज भेजा, टीचर ने बताया फिर भी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए बेटा वीकली में एक डाउट क्लास भी होगी, जूम डाउट सेशन भी होगा, जिसमें बच्चा डायरेक्ट टीचर से क्वेश्चन कर सकता है ना, और जूम मीटिंग वही टीचर लेंगे जो उसको पढ़ाते हैं है ना। सो ये बेटा जो बैच है ये तुम्हें काफ़ी हेल्प कर सकता है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें तुम मैथ्स में फुल मार्क्स अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बेटा फॉर टर्म 2। और यदि जो विजेता यदि बैच तुम लेना चाहते हो तो competition.com या competition ऐप पे तुम जाओ और ये जो बैच है तुम वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बेटा फॉर टर्म 2।